हाल ही के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विरोधी दलों को काफी निराशा हाथ लगी है और उसके पीछे वो ईवीएम को वजह बता रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव को 4 महीने रह गए हैं और एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए आज साथ में हैं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत साहब के साथ में। सर, आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में के पहले इंडिया अलायंस की बैठक हुई और उसमें वो जो है सबसे पहला मुद्दा जो उठा रहे हैं वो है ईवीएम की गड़बड़ी, ईवीएम हैकिंग। तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे और आपने इस पूरे मामले में जांच भी करवाई थी। इस समय क्या स्थिति है और क्या आप इस बारे में सोचते हैं? देखिए, ईवीएम पर उंगली उठाना या उसके बारे में शिकायत करना ये 2009 से शुरू हुआ था। जी। जब 2009 में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई जी। और ये यूपीए फिर से पावर में आ गया जी। तो उन्होंने इसे बहुत जोर शोर से उठाया था। और उनके एक नेता थे जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। जी। और उस किताब का जो फॉरवर्ड है, भूमिका जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी थी। जी। उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी जी। पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप आइए, आप एक वोट इधर का उधर करके दिखा दीजिए तो ईवीएम हटा दी जाएगी। उन्होंने आके देखा, सारी जांच की, सब कुछ किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। उस समय ख़त्म हो गया मामला। फिर 2017 में जब यूपी, उत्तराखंड, पंजाब ये सब इलेक्शन हुए तो आम आदमी पार्टी ने इसको बहुत ज़ोर शोर से उठाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी सोचती थी कि दिल्ली में वो अपने अच्छे काम की वजह से जीते और पंजाब में हार गए तो ईवीएम की वजह से हार गए। तो उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने चुनौती फ्लोट की कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि आएँ, उनको हम ले जाएंगे पंजाब में, उत्तराखंड में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, जहाँ भी जिस जिले में भी चाहें वहाँ के स्ट्रांग रूम में वो जो भी पोलिंग स्टेशन की ईवीएम और वीवीपैट कहेंगे वो उठा के लाएंगे सिक्योरिटी में, उसको हॉल में रख देंगे इलेक्शन कमीशन के, और उनके सारे हैकर्स और एक्सपर्ट्स 3 दिन तक कोशिश कर सकते हैं, जो भी करना चाहें करें। और अगर वो संतुष्ट करते हैं कि एक वोट हमने उधर का उधर कर दिया तो इलेक्शन कमीशन मान जाएगा। तो आप सोचिए, इस बार तो चैलेंज स्वीकार करने के लिए कोई भी पार्टी नहीं आई। 2017 में 2 पार्टी के प्रतिनिधि आए तो हम लोगों को आशा जगी कि चलो कोई तो आया, लेकिन उनने आते ही साथ कहा कि साहब हम चुनौती के संबंध में नहीं आए हैं, हम तो ये ज्यादा सीखने आए हैं कि ईवीएम और वीवीपैट की क्या विशेषताएं हैं, तो आपके इंजीनियर हमें सिखा दें। तो इंजीनियरों ने उनको सिखा दिया, वो चले गए। तो चुनौती जब होती है तब आप स्वीकार नहीं करते हो। इलेक्शन कमीशन जब अपना सारा चिट्ठा ईवीएम का ईवीएम स्टेटस पेपर के रूप में पब्लिक डोमेन में डाल देता है कि ये लो सारे प्रश्न आपके, कि जर्मनी क्यों नहीं यूज करता, अमेरिका क्यों नहीं यूज करता, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, आप अटेर में क्या हुआ, इस सब चीजों के उत्तर उस ईवीएम स्टेटस पेपर में विस्तार से दिए हुए हैं। और वो पब्लिक डोमेन में 2017 से है और अपडेट भी किया जाता रहा है। आप पढ़िए उसको, आपको सब जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद भी आपके मन में कोई शंका है, आप इलेक्शन कमीशन आइए, पूरी तरह से आपको संतुष्ट किया जाएगा। अभी हाल ही में किसी ने ईवीएम को हैक करके बताया, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया और वो वायरल भी हुआ वीडियो काफी सोशल मीडिया पे, और उनका दावा था कि ईवीएम में चूंकि चिप लगी है तो चिप लगी हुई जितनी मशीन से उनको आसानी से हैक किया जा सकता है। आपके क्रेडिट कार्ड में चिप लगी है, क्या क्रेडिट कार्ड आपका हैक हो गया? कभी भी नहीं। तो आपके पूरे लाखों रुपए चले जाएंगे। तो ये तो बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। चिप से कोई चीज हैक नहीं होती जी। हैक होने के लिए जरूरी है कि मशीन को इंटरनेट रेडी होना चाहिए। इंटरनेट रेडी अगर वो है, एक दूसरी मशीन से बात कर सकती है, तभी हैक हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की ईवीएम जो है वो इंटरनेट रेडी नहीं है, वो कैलकुलेटर की तरह है। और उसमें यहाँ तक सावधानी बरती गई है कि इलेक्ट्रिसिटी भी केबल लगा के प्लग से नहीं ली जाती, बैटरी रखी जाती है। पावर के लिए बैटरी है और बिजली का कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है, तो कोई तार बाहर के विश्व से जुड़ा नहीं है, इंटरनेट से बात नहीं हो सकती। कहाँ से हैक करोगे आप? तो ये जो उनकी जो उनका जो कहना है कि
यूएस में भी एक बार कोशिश हुई थी, जर्मनी में भी हुई थी, और देश में भी ऐसा कई बार हुआ है कोशिश इसके पहले कि ईवीएम को का इस्तेमाल हुआ है और बाद में उसको वापस लेना पड़ा। ऐसा उसके पीछे वजह क्या रही? उसके पीछे वजह ये रही, ईवीएम स्टेटस पेपर में ये सब डिटेल दिए हुए हैं जी कि अपने हम ही इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम बनवा ली थी 80s में, और कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था जी कि सब बैलेट पेपर से कराने के बजाय ईवीएम से कराने का आप अमेंडमेंट भी कर दीजिए। जी वो अमेंडमेंट हो नहीं पाया, और उस समय एक बाई इलेक्शन आया परूर में, केरल, जी जी तो वो 82 में हुआ। जी हाँ उसमें इन्होंने ईवीएम रख दी, चलाई उसमें, तो उस पर से वो हारा हुआ प्रत्याशी गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को कानून के बाहर जाने का अधिकार नहीं है। हाँ, कानूनी पेच आ गया उसमें। कानून में लिखा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बैलेट पेपर से होंगे, आप ईवीएम नहीं रख सकते। वही चीज जर्मनी में हुई, वही चीज दूसरे और देशों में हुई। हमारे यहाँ वो अमेंडमेंट हो गया, कानून में बदलाव हो गया 89 में जी और उसके बाद 96, 97 के बाद ईवीएम बन के भी आ गई और थोड़ा थोड़ा करके लागू हुई, और 2000 के बाद तो सारे इलेक्शन में ईवीएम लगाई गई। अब वो जो है, ये हमें याद पड़ता है कि ईवीएम को लेकर जब पहली बार मामला उठा था तो वीवीपैट की जो है चुनाव आयोग ने एक ऑप्शन रखा था कि वीवीपैट से पर्ची आएगी और उससे उसका मिलान होगा। अब उनका कहना है कि वीवीपैट में जो पर्चियां आती हैं वो एक ही बार आती है, जब 2 बार दबाया तो एक पर्ची आती है। वीवीपैट पर उन्होंने उंगलियां उठाना शुरू कर दी। ये भी पूरी तरह से गलत है जी वीवीपैट की पर्ची आना का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है जी कि भाई वोटर को दिखना चाहिए कि उसने बटन दबाया तो उसका वोट किस चुनाव चिन्ह या किस कैंडिडेट को गया है। जी तो वीवीपैट इसलिए लगाई गई है कि उसमें वो पर्ची आके उसमें उसका चुनाव चिन्ह आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, वो सब आ जाता है और 7 सेकंड तक वो बना रहता है। तो 7 सेकंड तक वोटर देख सकता है कि उसने जिसको वोट दिया उसी को गया है, और वो स्लिप कट के बॉक्स में गिर जाती है। और ये एक हार्ड कॉपी रिकॉर्ड पूरी वोटिंग का इलेक्शन कमीशन के पास रहता है, और ये पेपर ऐसा है जो 5 साल तक सुरक्षित रहता है, ताकि किसी को अगर कोई शिकायत करे तो 5 साल का जो है वो कोर्ट भी रिकॉर्ड मंगा सकता है, हम भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है जी। वो है। और दूसरी चीज ये है कि काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप, जी वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सपर्ट लोगों की राय ली थी जी और उनने कहा था कि पूरे देश के चुनाव में अगर आप 479 पोलिंग स्टेशन का वीवीपैट स्लिप काउंट करते हो तो विदिन 2% एरर 99.99% कॉन्फिडेंस लेवल पर ये रिजल्ट सही होगा। तो उन्होंने जब 479 कहा कि 10 लाख पोलिंग स्टेशन में 479 का ही काउंट करो, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हम हर विधानसभा क्षेत्र की एक पोलिंग स्टेशन में काउंट करेंगे। तो इस तरह से अपने देश में 4300 के लगभग विधानसभा क्षेत्र हैं जी तो 4300 वीवीपैट स्लिप काउंट होंगी, मतलब उनसे 10 गुना, जितना उन्होंने बताया था कि इतने काफी है उससे 10 गुना। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, इनके संतोष के लिए आप हर विधानसभा क्षेत्र में 5 जो रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन है उनकी भी वीवीपैट स्लिप काउंट करिए। तो इलेक्शन कमीशन ने वो लागू कर दिया, तो अब 5 होते हैं। तो अगर पूरे लोकसभा के देखे जाएं तो करीब 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप काउंट होती है और उनका मिलान होता है और वो सही निकलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक काउंट और वीवीपैट स्लिप काउंट बिल्कुल बराबर निकलता है। तीसरी चीज ये है कि उसमें मैनुअल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर मैनुअल में लिखा हुआ है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी संदेह हो, कोई भी शक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो और वो कैंडिडेट शिकायत करे रिटर्निंग ऑफिसर को कि साहब हमें ये शक है, यहाँ गड़बड़ी हुई है, तो आप सारे पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप काउंट करिए। तो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर को अधिकार है, अगर वो संतुष्ट है कि इनकी शिकायत में दम है तो वो ऑर्डर कर सकता है कि सारे पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप आप काउंट करिए, वो होगी। और ऐसा हुआ है, गोवा में तो 4 जगह हुआ है। इस तरह से जहां भी शिकायत हुई और उसमें जरा भी दम हुआ तो रिटर्निंग ऑफिसर सारी वीवीपैट स्लिप काउंट करने का ऑर्डर दे सकता है, उसको पूरे अधिकार दिए हैं। तो अब जब इतनी सब चीजें हो गई हैं और विपक्षी दलों को एक मौका दे दिया गया है कि भाई आप आके खुद चेक कर लें, खुद अपनी जांच कर लें, उसको हैक करने की चुनौती भी दे दी है, तो आपको क्या लगता है कि
ईवीएम और जो पेपर से, जो बैलेट पेपर से पोलिंग होती है, उसमें से बेहतर किसको माना जाएगा? लेकिन अभी भी सबसे बेहतर तो ईवीएम ही है, और अमेरिका के 26 राज्यों में ईवीएम से ही वोटिंग होती है। अच्छा। 17 देशों में ईवीएम से ही वोटिंग होती है, जिसमें बहुत विकसित देश हैं। हाँ। ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप में कुछ देश हैं, उनमें भी होती है। तो और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, आप देखिए हम डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं। जी हाँ। डिजिटल पेमेंट इतने हो गए, 500 करोड़ हो गए, 200 करोड़ हो गए। तो अगर कुछ फ्रॉडस्टर्स कुछ कर पाते हैं तो उसकी वजह से आरबीआई निर्देश दे देता है कि ये फ्रॉडस्टर ऐसे करते हैं, आप बचिए इनसे, जी। बंद नहीं कर देता है वो। जी। वही चीज इसमें है कि अगर कभी किसी कारण मान लीजिए कोई गलती दिख भी गई, अभी तक तो कोई गलती दिखी नहीं, लेकिन अगर दिख भी गई तो उस गलती का रूट कॉज देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, और उस गलती को प्रिवेंट करने के लिए प्रयास करने चाहिए। क्योंकि ये सिस्टम इतना सही साबित हुआ है कि बिना किसी गलती के रिजल्ट फटाफट निकल आता है और बिल्कुल सही निकलता है। दूसरे, हमारे वोटर को जी लांछन नहीं लगता है हाँ। कि हमारे वोटर को वोट देना नहीं आता। लाखों वोट इनवैलिड होते हैं, कहीं इधर लगा देता है निशान, कहीं उधर लगा देता है। हाँ, कहीं गलत जगह सील लग जाती है। हाँ, बूथ कैप्चरिंग, मसलमैन बूथ को पकड़ उसमें कैप्चर करके ठक ठक करके पूरे बैलेट पे ठोक के और डाल देता है। किसी जमाने में हुकूक काफी होता था ये। बहुत होता था ये। अब ईवीएम में ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ईवीएम में अगर आपको एक वोट डालना है तो 20 सेकंड चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर आपको 700-800 वोट एक पोलिंग स्टेशन के डालने हैं तो आपको 16,000 सेकंड चाहिए। हाँ। 16,000 सेकंड का मतलब होता है करीब 5-5.5 घंटे। जी। तो किसके पास इतना है? क्योंकि आप पकड़े जाएंगे, रिइंफोर्समेंट आ उतनी देर में जाएगा, तो फोर्स आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, सब आ जाएंगे। पकड़े जाएंगे। तो वो सब खत्म हुआ है। तो इस इक्विपमेंट ने हमारे इलेक्शन को पूरे विश्व में काफी ऊंचा उठाया है, काफी एक्यूरेट किया है, वोटर के ऊपर लांछन लगने से रोका है, बूथ कैप्चरिंग जैसी ईविल को खत्म किया है। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपसे जिस पे चर्चा करनी थी वो ये था कि चुनाव आयोग ने पिछले कुछ दिनों पहले ये इस बात की चर्चा की थी कि राजनीतिक दल वादे करते हैं, और वो जो वादों में जो चुनावी संकल्प पत्र है, उनका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, उसमें वो जो बात जनता के साथ कहते हैं उस बात पर वो कायम रहे। तो ऐसे कई बार देखा गया कि उन्होंने जनता को काफी लुभाने के लिए जो है वो बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या जनता को आगाह कर सकता है, या चुनी हुई सरकार के को कुछ एक्शन ले सकता है जिससे कि ये बात सामने आए कि जनता को भ्रमित न किया जा सके चुनाव प्रचार में? इसमें मेरी राय थोड़ा अलग है कि चुनावी वादों में जी पूरा उतरना, खरा उतरना या नहीं उतरना, इसका जज जो है वो वोटर है। वोटर तय करेगा कि ये खरे उतरे या इन्होंने वादों की वादा खिलाफी करी जी, और उसके अनुसार ही वो अपना निर्णय देगा वोट करके। जी। इलेक्शन कमीशन को जो वर्तमान कानून है उसमें कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपने एक रूलिंग के जरिए इलेक्शन कमीशन को एक शक्ति दी है, वो ये है कि मैनिफेस्टो में जो भी इस तरह के वादे किए जाएं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ये जांच करे कि उसके लिए धनराशि की व्यवस्था कहाँ से होगी, ये उन्होंने उसमें बताया हो जी। और इलेक्शन कमीशन संतुष्टि करेगी कि उन्होंने उसमें बताया है, तो वो उसके लिए कमेटियां बनी हैं और वो देखती हैं, मैनिफेस्टो की जांच करती हैं और देखती हैं। अगर कोई कमी होती तो उनसे पूछ लेती हैं और उतना ही करके काम खत्म हो जाता है। तो इसमें या तो पॉलिटिकल पार्टीज खुद अपना इनिशिएटिव लें, और क्या, या फिर जनता या फिर जनता के पास जाए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत इलेक्शन कमीशन को अगर ये अधिकार दे सकती है कि वो चाहे तो उस प्रतिनिधि की जिसने की झूठे वादे किए उसकी मान्यता समाप्त कर दे, विधानसभा लोकसभा की? अब ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी रूलिंग देता है तो वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर तो करता है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि आपराधिक बैकग्राउंड आना चाहिए, तीन बार प्रकाशन होना चाहिए, वो सब हो रहा है और इलेक्शन कमीशन उसको कर रहा है, एनफोर्स कर रहा है। तो मतलब जनता आपके ऊपर है, जनता अगर मांग करे तो जनता झूठे लुभावने वादों से कम इलेक्शन कमीशन के जरिए निपटा जा सकता है इससे। अगर जनता चाहे तो वोट ही दे सकती है ना जी, इस पार या उस पार, सीधा निर्णय वही सुना सकती है जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नया वर्ष आपको भी शुभ हो। थैंक यू।